नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर संदीप धुआं साहित्य संधान 99 यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी भाषा का उद्भव विकास। ये ग्रेड फर्स्ट और ग्रेड सेकंड दोनों में ही ये चैप्टर जुड़ा हुआ है और इसमें कम से कम 3 या 4 प्रश्न आते हैं। इसमें से एक अलग से चैप्टर हिंदी राजस्थानी भाषा, ये चैप्टर जनरल स्टडीज़ का जो पेपर है उसमें भी ये आता है और उसमें से 2 या 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। ये चैप्टर बड़ा ठीक से इसको समझा जाए तो ये बड़ा आसान है, लेकिन ज़्यादातर इसमें से प्रश्न गलत ही करके आते हैं। इसको ठीक से समझना पड़ेगा। हिंदी भाषा का उद्भव, हिंदी भाषा की शुरुआत कब हुई थी, महत्वपूर्ण ये है। क्या अचानक से एक दिन में शुरुआत हो गई, या कितने वर्ष सदियों से हिंदी भाषा चली आ रही है, ऐसा तो नहीं है। किसी भी विषय को हम जानते हैं उससे पहले उसका इतिहास जानना ज़रूरी होता है, उसकी पृष्ठभूमि जानना ज़रूरी होती है। तो आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, हिंदी भाषा का उद्भव एवं विकास। हिंदी भाषा की शुरुआत कब से हुई और कितने चरणों में कौन कौन से मोड़ हिंदी की भाषा में आए और फिर उन मोड़ों से गुजरती गुजरती आज हिंदी वर्तमान स्वरूप को प्राप्त हुई है। तो हिंदी भाषा का उद्भव, शुरुआत कब से होती है, इसको जानने के लिए एक तालिका बनाता हूँ और उसको जाने बगैर हम इस चैप्टर को पढ़ ही नहीं सकते। तो मित्रों, आपसे बेसिकली एक प्रश्न पूछ लिया जाए कि रामायण का रचना काल क्या है, कब लिखी गई थी रामायण, रामचरितमानस कब लिखी गई थी, महाभारत कब लिखी गई थी, कौन सी भाषा में लिखी गई थी, बौद्ध ग्रंथ कौन सी भाषा में लिखे गए थे, कुछ प्रश्न होते हैं और उसके लिए हमें ये जानना ज़रूरी है। एक प्रश्न ये भी लोगों के सामने समस्या आती है कि ये ई पू, कुछ विद्यार्थी ने पूछा है जिज्ञासा बस, ये ई पू क्या है और ई क्या है। तो मित्रों, यहाँ से हम शुरुआत करते हैं 1वीं सदी और यहाँ मान लो आकर के हम पहुँचे हैं 2024 में। तो ये 2024 वर्ष हो गए, तो हमने गणना कहाँ से शुरू की है? क्या इंसान को अस्तित्व में आए हुए 2024 साल ही हुए? लेकिन नहीं, समय की गणना के लिए एक आधार बिंदु लेना पड़ता है कि हम समय की गणना कहाँ से करें। 2024 वर्ष पहले तो हम गिनती करते आने 1 2 3 4 500 200 2000 2024, यहाँ कौन सी घटना हुई थी, उस घटना के बाद से हमने वर्षों की गिनती शुरू की थी। तो ये अंग्रेजी कैलेंडर जो है उसमें ईसा मसीह का जो जन्म है, आविर्भाव हुआ था, वहाँ से वर्षों की गणना शुरू की थी। ईसा मसीह के जन्म से पहले का जो समय है उसको हम कहेंगे ईसा मसीह के जन्म से 500 वर्ष पूर्व। तो लिखेंगे ई और पू, ईसा मसीह के जन्म से पूर्व, यानी कि इनका जन्म हुआ था, जिस समय जन्म हुआ था उससे 500 साल पहले, और 1500 ई पू, ईसा मसीह के जन्म से 1500 वर्ष पहले, ईसा मसीह के जन्म के 500 वर्ष बाद। यह पूर्व नहीं है, ईसा मसीह के ईस्वी लगाते हैं, 500 वर्ष बाद, और ईसा मसीह के जन्म से 1000 वर्ष बाद। ये गणना बड़ी ज़रूरी है और ये हमें आनी चाहिए। ये ध्यान में रहेगी तो ही हम इस चैप्टर को हम पढ़ पाएंगे।
तो यहाँ ध्यान करने वाली बात यह है कि ईसा मसीह के जन्म से 500 वर्ष पहले हिंदी यहाँ नहीं थी, हिंदी का कोई अस्तित्व ही नहीं था। ये कालखंड जो है, यहाँ भी हिंदी का कोई अस्तित्व नहीं था और इस कालखंड में भी हिंदी का कोई अस्तित्व नहीं था। कहने का मतलब ईसा मसीह के जन्म से 500 वर्ष बाद तक तो हिंदी का नामो निशान ही नहीं था। फिर हिंदी की शुरुआत हुई कब है? ये जो कालखंड है, ये इसमें ये 1000 वर्षों का कालखंड हो गया, 1000 वर्ष। इन 1000 वर्षों में कौन सी भाषा बोली जाती रही है? संस्कृत। ईसा मसीह के जन्म से ले 1500 ईस्वी यानी 1500 वर्ष पहले से 500 वर्ष पहले तक का जो 1000 वर्षों का जो कालखंड है, इसमें संस्कृत बोलचाल की भाषा थी। जैसे आज हम हिंदी बोलते हैं, ठीक ऐसे संस्कृत बोली जाती थी इस समय। फिर अचानक क्या हुआ 1000 वर्षों बाद कि संस्कृत कैसे गायब हो गई, दूसरी भाषा कैसे आ गई, संस्कृति आगे क्यों नहीं चली? तो मित्रों, इसके लिए आपको एक अलग से बता देता हूँ। एक मुख्य भाषा होती है, जैसे आज हिंदी है। वर्तमान में आप देख रहे हैं हिंदी भाषा बोली जा रही है, हिंदी भाषा पढ़ी जा रही है, लेकिन इसके समानांतर विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न बोलियां बोली जाती हैं। एक मुख्य भाषा होती है और उसके समानांतर विभिन्न प्रांतों में बोलियां बोली जाती हैं। भाषा जो होती है, भाषा एक समय के बाद परिनिष्ठित या मानक रूप धारण कर लेती है। उसका व्याकरण निश्चित हो जाता है, उसके बाद उसमें कोई बदलाव नहीं आता। लेकिन वो तो पुस्तकों में निश्चित हो जाती है, ग्रंथों में फिक्स हो जाती है, लेकिन उसके समानांतर जो बोलियां होती हैं वो निरंतर बदलती रहती हैं। बोली से फिर, बोली का मतलब है जो सीमित छोटे एरिया में जो बोली जाती है, और फिर वो जब थोड़ा सा उनका एरिया बड़ा हो जाता है तो वो कहलाने लगती हैं उपभाषा, और उनका क्षेत्र और बड़ा हो जाता है तो वो कहलाने लगती है भाषा। और भाषा जब मानक रूप धारण कर लेती है, यानी इसका व्याकरण निश्चित हो जाता है, पुस्तकों में फिक्स हो जाती है, उसके बाद उसमें कोई बदलाव नहीं आता। फिर उसके साथ उस समय जो और बोलियां बोली जाती हैं, वो बोलियां फिर उपभाषाएं बनती हैं और फिर आगे चल करके एक भाषा का रूप धारण कर लेती हैं। तो हमें यहाँ ये देखना है कि संस्कृत काल में 1000 वर्षों तक संस्कृत बोली जाती रही थी। संस्कृत का यहाँ 2 रूप थे संस्कृत के, एक तो वैदिक संस्कृत और दूसरी लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत में वेद वांग्मय यानी वैदिक वांग्मय लिखा गया। वांग्मय का मतलब होता है वाणी का विस्तार। कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं साहित्य। साहित्य का पर्याय के रूप में पूर्व प्राचीन काल में ये प्रयुक्त होता था। तो वैदिक वांग्मय संस्कृत का जो साहित्य है वो लिखा गया, और लौकिक में व्यास, माघ, अश्वघोष, कालिदास आदि कवियों ने रचना की थी। ये इन पुस्तकों में, इन ग्रंथों में ये फिक्स हो गई, मानक रूप धारण कर लिया संस्कृत ने। उसके बाद कोई परिवर्तन नहीं आया। लेकिन संस्कृत के उस काल में जो समानांतर बोलियां थी, वो बोलियां निरंतर विकसित होती रही, और बोलियों से आगे चल करके वो बनी हुई भाषा, और फिर बन गई भाषा, एक नई भाषा ही सामने आ गई। संस्कृत तो पुस्तकों में फिक्स हो गई, उसके बाद उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया, लेकिन उसके समानांतर जो बोलियां चल रही थी, वो बोलियों का विस्तार होता गया, वो उपभाषा बनी और फिर एक भाषा का रूप धारण कर लिया। उसके बाद जो एक नई भाषा सामने आई,
उसको पाली नाम से अभिहित किया गया। यानी कि 500 वर्ष पहले से लेकर के 1वीं सदी तक 500 वर्षों का जो कालखंड है, इसमें एक नई भाषा सामने आई, उसे पाली नाम से अभिहित किया गया। तो ये पाली भाषा के साथ भी ऐसा ही हुआ जैसे संस्कृत के साथ हुआ। पाली भाषा भी बौद्ध ग्रंथों में फिक्स हो गई, उसके बाद उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया। लेकिन इसके समानांतर बोलियां जो थी, वो बोलियां फिर आगे बढ़ती गई, बोली फिर विभाषा और फिर क्या बन गई, भाषा। 1वीं सदी के बाद इस कालखंड में ये पहले की जो बोलियां थी, ये बदलते बदलते एक भाषा का रूप धारण कर लिया। और 1वीं से 500 ईस्वी के बीच में, ईसा मसीह के जन्म से 500 ईस्वी के बाद तक का जो समय, इसमें एक नई भाषा सामने आ गई, उसको नाम दिया गया प्राकृत। प्राकृत जो भाषा है, इसके कई रूप थे। शोरसेनी, पैशाची, ब्राचड़, महाराष्ट्री, मागधी और अर्धमागधी, ये मुख्य बता रहे। इसके अतिरिक्त और भी थे, लेकिन ये ही मुख्य हैं। अब यहाँ आप देखेंगे कि ये जो कालखंड है, ईसा मसीह के जन्म से लेकर के 500 वर्ष बाद तक का ये जो कालखंड है, इस कालखंड में इसके कई क्षेत्रीय रूप थे। क्षेत्रीय रूप मतलब विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की बोलियां बोली जाती थी। इसमें जैसे शोरसेनी, पैशाची, ब्राचड़, महाराष्ट्री, मागधी और अर्धमागधी, ये इसके क्षेत्रीय रूप थे। अब इनको शोरसेनी, मागधी, अर्धमागधी क्यों कहा जाता है, ये नाम कैसे पड़े? शूरसेन क्षेत्र में जो बोली जाती थी उसको शोरसेनी कहा गया, मगध में जो बोली जाती थी उसको मागधी कहा गया, और महाराष्ट्र क्षेत्र में जो बोली जाती थी उसको महाराष्ट्री कहा गया। अब ये तो ठीक है, जैसे हम पढ़ते आ रहे हैं, एक मुख्य भाषा, वो मुख्य भाषा मानक रूप धारण कर लेती है, उसमें ग्रंथ वगैरह लिखे जाते हैं, उसके बाद उसमें कोई बदलाव नहीं होता। लेकिन उसके साथ साथ लोक में प्रचलित बोलियां जो होती हैं, वो बोलियां आगे चल कर के उनका विस्तार हो जाता है, विकास होता जाता है, और फिर वो उपभाषा बनती है, और फिर आगे चल कर के भाषा बन जाती। ऐसा ही संस्कृत के साथ, ऐसा ही पाली के साथ, ऐसा ही प्राकृत के साथ। लेकिन प्राकृत के बाद फिर एक नई भाषा सामने आती है, अपभ्रंश। अपभ्रंश का शाब्दिक अर्थ क्या है, ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। बिगड़ा हुआ, भ्रष्ट, गिरा हुआ, ये इसके शाब्दिक अर्थ है। प्राकृत के विभिन्न क्षेत्रीय रूपों से विभिन्न अपभ्रंशों का विकास हुआ। इन्हीं से क्या बन गई, शोरसेनी अपभ्रंश, पैशाची अपभ्रंश, ब्राचड़ अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश, महाराष्ट्री अपभ्रंश। अब मित्रों, यहाँ से अपभ्रंश काल में हिंदी की शुरुआत होती है, और वो हिंदी आई कहाँ से है, इन्हीं अपभ्रंशों से निकली हुई है। अब ऊपर का जो ये यहाँ तक का जो चार्ट है, ये आप समझ गए हैं, तो फिर एक बार आपको फिर बता देता हूँ, फिर से गौर करना। अब इसके आगे का हमें पढ़ना है, यहाँ तक का हमने पढ़ लिया।
ये थोड़ा सा उलझाऊ लगता है, लेकिन समझने के बाद बड़ा आसान है ये। फिर से देखो, एक बार छोटा चार्ट बनाता हूँ मैं। हमने जो पढ़ा है अभी तक, ये कौन सा काल है? संस्कृत। इसमें संस्कृत भाषा थी 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व। ये पाली का काल है। इस समय पाली भाषा बोली जाती थी। एक भी सतयुग। ये प्राकृत काल है। प्राकृत भाषा इस समय बोली जाती थी। और ये अपभ्रंश काल है। हजार ईस्वी। ये जो छोटा सा चार्ट, ये आपको टिप्स पे होना चाहिए। अब अभी आपको बताया था कि प्राकृत के विभिन्न क्षेत्रीय रूप थे। विभिन्न क्षेत्रों में भाषा बोली जाती थी। और प्राकृत शौरसेनी, पैसाची, सूरसेन क्षेत्र की, पैसाच, महाराष्ट्र, मगध, इन क्षेत्रों में जो बोलियां बोली जाती थी, उन्हीं से आगे चल करके विभिन्न अपभ्रंशों का विकास हुआ। अब ये अपभ्रंश काल यहाँ से हम देखेंगे तो शौरसेनी अपभ्रंश, पैसाची अपभ्रंश, ब्राचड़ अपभ्रंश, महाराष्ट्रीय अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश और अर्धमागधी अपभ्रंश। इन अपभ्रंशों से हिंदी की विभिन्न उपभाषाएं निकली हैं और उनसे बोलियां निकली। उन 17 बोलियां निकली। उन 17 बोलियों के समूह को ही हम क्या कहते हैं? हिंदी कहते हैं। अब यहाँ तक हमें याद हो जाना चाहिए। अब हम पढ़ते हैं यहाँ से, इसके ऊपर वाला हटा दिया। अब विभिन्न अपभ्रंश कौन कौन से थे, इनको हमें देखना है। अब ये जो चार्ट मैं आपको बता रहा हूँ, ये भी आपको कंठस्थ होना चाहिए। विभिन्न अपभ्रंश कौन कौन से थे? एक, शौरसेनी अपभ्रंश। पैसाची अपभ्रंश। ब्राचड़ अपभ्रंश। महाराष्ट्रीय अपभ्रंश। मागधी अपभ्रंश। और अर्धमागधी अपभ्रंश। यह हमें कंठस्थ हो याद होने चाहिए। प्राकृत के विभिन्न क्षेत्रीय रूप थे। शौरसेनी, पैसाची, ब्राचड़, महाराष्ट्री, मागधी और अर्धमागधी। और इसके बाद ईसा मसीह के जन्म से 500 वर्ष बाद का जो समय है, उसमें विभिन्न अपभ्रंशों का विकास हुआ। इन अपभ्रंशों से विभिन्न बोलियां निकली हैं। शौरसेनी पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी और गुजराती।
इतनी उपभाषाएं शोर श्रेणी अपभ्रंश से निकली। यहीं से प्रश्न आते मित्रों कि पश्चिमी हिंदी का संबंध कौन से अपभ्रंश से है। उत्तर होता है शोर श्रेणी अपभ्रंश से। राजस्थानी कौन से अपभ्रंश से निकली है? शोर श्रेणी अपभ्रंश से निकली। अब इसमें सारी हमें नहीं पढ़नी है, हमें वो पढ़नी है जिनसे हिंदी भाषा निकली है। जैसे गुजराती है तो हमें नहीं पढ़नी है। पैसाची, लहंदा और पंजाबी, ये दो भी भाषाएं निकली हैं। ब्राचड़ से सिंधी निकली है जो सिंध प्रांत में बोली जाती है। महाराष्ट्री से मराठी निकली है और मागधी अपभ्रंश से बिहारी, बांग्ला, उड़िया और असमिया निकली है। बिहारी, बांग्ला, उड़िया और असमिया ये इससे निकली है और इससे निकली है पूर्वी हिंदी। इस चैप्टर को यदि हम अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो ये सूची आपको एकदम टिप्स पे होनी चाहिए। ये याद रहेगी क्रमशः चरणबद्ध तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। एक तो ये सूची जो है ये याद रखनी ही रखनी, नहीं तो उत्तर ही नहीं दे पाओगे आगे वाले। बहुत मुश्किल नहीं है। अब मित्रों यहाँ से देखिएगा, ये तो हो गई उपभाषाएं जो हिंदी की उनको नोट करवा रहा हूँ, जो हमें पढ़नी है। लहंदा पंजाबी हमें नहीं पढ़नी है, सिंधी भी नहीं पढ़नी, मराठी नहीं पढ़नी है, इसमें सिर्फ बिहारी पढ़नी है और इसमें पूर्वी हिंदी पढ़नी है। ये जो उपभाषाएं हैं, इन उपभाषाओं से बोलियां निकली हुई हैं, 17 बोलियां निकली हैं और उन्हीं 17 बोलियों के बारे में हमें जानना है। तो 17 बोलियां कहाँ से निकली हैं ये हमें पता होना चाहिए। अब सीधा सा मैं बता दूं आपको, जैसे अवधी बोली है, अवधी बोली के बारे में पूछ लिया जाए कि ये कौन से अपभ्रंश से निकली हुई है, अर्धमागधी से निकली। भोजपुरी कहाँ से निकली है? बिहारी से निकली, मागधी अपभ्रंश से निकली। ये चार्ट हमें याद हो जाने के बाद फिर हम पढ़ते हैं आगे, फिर उन बोलियों की विशेषताएं। इतना ही है चैप्टर, बहुत मुश्किल नहीं है, ये याद कर लेना। जैसे पश्चिमी हिंदी है, पश्चिमी हिंदी की 5 बोलियां हैं, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, बांगरू, बुंदेली और कन्नौजी। राजस्थानी की 4 हैं, उत्तरी, पश्चिमी, दक्षिणी और पूर्वी। और पहाड़ी की कुछ विद्वान 2 मानते हैं, कुछ 3 मानते हैं, पूर्वी और पश्चिमी, लेकिन कुछ मध्यवर्ती मानते हैं, मध्यवर्ती पहाड़ी मानते हैं। बिहारी की 3 बोलियाँ हैं, भोजपुरी, मगही और मैथिली। पूर्वी हिंदी की अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। कुल बोलियां हो जाती 17। अब इन 17 बोलियों को हमें इससे आगे पढ़ना है। ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ समझते जाइएगा। ये सब एज इट इज़ बेहतर ढंग से लिखा हुआ मिलेगा आपको संधान हिंदी व्याकरण। अमेज़ॉन पर ये किताब उपलब्ध है, उसमें सेम मिलेगा सब कुछ, उसी की PDF से आपको पढ़ाया जा रहा है। तो मित्रों मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब इससे आगे हम क्या पढ़ेंगे, ये वाला पढ़ेंगे। पश्चिमी हिंदी की कौन कौन सी बोलियाँ हैं, राजस्थानी की कौन कौन सी बोलियाँ हैं, कौन से अपभ्रंश से निकली हुई हैं, एक एक करके अब हम पढ़ते हैं। ये चैप्टर बड़ा इम्पोर्टेंट है और कम ही लोग इसको पढ़ाते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम शोर श्रेणी अपभ्रंश।
सोर्स यानी अपभ्रंश से अभी आपको पता है कौन कौन सी विभाषाएं निकली हैं? पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और पहाड़ी। पहले इसको देखो। सोर्स यानी अपभ्रंश से हिंदी की 3 विभाषाएं निकली हैं, याद रखने का है। यहीं से प्रश्न पूछ लिया जाता है। पहाड़ी भाषा कौन सी अपभ्रंश से निकली हुई? कुछ खस भी बताते ही आगे बताता हूँ। सोर्स यानी अपभ्रंश से निकली। राजस्थानी से कौन कौन सी निकली? राजस्थानी कौन सी से निकली है? सोर्स यानी अपभ्रंश से निकली। पश्चिमी हिंदी सबसे पहले इसमें। पश्चिमी हिंदी पश्चिमी हिंदी की 5 बोलियां हैं। खड़ी बोली, ब्रजभाषा, बांगरू, बांगरू को हरियाणी भी कहते हैं, बुंदेली और कन्नौजी। पांच बोलियां निकली। इन बोलियों का फिर हमें आगे चल के अध्ययन करना। जैसे खड़ी बोली हम पढ़ रहे हैं, तो खड़ी बोली का हमें पता होना चाहिए खड़ी बोली कौन सी विभाषा से निकली हुई है? पश्चिमी हिंदी से। पश्चिमी हिंदी कौन से अपभ्रंश से निकली हुई है? सोर्स यानी अपभ्रंश से निकली हुई है। इतना ये क्रम हमें याद रह जाना चाहिए। राजस्थानी, राजस्थानी की 4 हैं। पूर्वी हिंदी, पूर्वी राजस्थानी, जयपुरी, उत्तरी मेवाती, पश्चिमी मारवाड़ी और दक्षिणी मालवी। असिस्टेंट प्रोफेसर की जो अभी एग्जाम हुई है हिंदी की, उसमें से एक प्रश्न अभी पूछा गया कि जॉर्ज ग्रियर्सन ने राजस्थानी भाषा का वर्गीकरण कितने भागों में किया है? 5 भागों में किया है, जो आपको राजस्थानी भाषा पढ़ाते समय अलग से बताएंगे। उसमें वो सारे प्रश्न आएंगे। और उसके बाद पहाड़ी, पहाड़ी की कुछ 2 मानते हैं, कुछ 3 मानते हैं। पूर्वी, मध्यवर्ती और पश्चिमोत्तरी। तीन इसके हो गए। इसमें से मध्यवर्ती को कुछ काउंट नहीं करते। अब सोर्स श्रेणी के बाद मैंने आपको बताया था हिंदी के सारे नहीं पढ़ने, याद पीछे वाला सारा रखना, लेकिन पढ़ना कौन कौन सा है जहाँ जहाँ से प्रश्न आते हैं। मागधी, अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश से कितनी भाषाएं विभाषाएं निकली हुई हैं? 4, बिहारी, बांग्ला, उड़िया और असमिया। तो इसमें से हमें पढ़ना है बिहारी। बिहारी की 3 बोलियां हैं, भोजपुरी, मगही और मैथिली। ठीक है। और एक और पढ़ना है हमें अर्धमागधी अपभ्रंश। अर्धमागधी से कौन से विभाषा निकली हुई है? पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? 3, अवधी, बघेली, सॉरी अवधी शब्द गलत लिख दिया,
और छत्तीसगढ़ी। ये बोलिए, यही हमें पढ़नी है एक एक करके। इन्हीं में से प्रश्न आते हैं अलग अलग प्रकार से। फिर से दोहरा दूं एक बार, पढ़ना क्या है हमें? प्राकृत में क्षेत्रीय रूप कितने थे? कई थे, जिसमें से मुख्य शोरसेनी, पैशाची, ब्राचट, महाराष्ट्री, मागधी और अर्धमागधी। ठीक है। अब इन्हीं प्राकृतों से कौन कौन से अपभ्रंशों का विकास हुआ है? शोरसेनी अपभ्रंश, पैशाची अपभ्रंश, ब्राचट अपभ्रंश, महाराष्ट्रीय अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश और अर्धमागधी अपभ्रंश, इनका विकास हुआ। इन अपभ्रंशों से कौन कौन सी विभाषाएं निकली हैं, यह हमें याद रहना चाहिए। शोरसेनी अपभ्रंश से कौन कौन से निकले हैं? पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी और गुजराती। पैशाची से कौन सी निकली हैं? लहंदा और पंजाबी, जो हमें पढ़नी नहीं है लेकिन याद होना चाहिए। ब्राचट से कौन सी निकली है? सिंधी उपभाषा। महाराष्ट्री से मराठी निकली है। मागधी से बिहारी, बांग्ला, उड़िया और असमिया निकली है, जिसमें सिर्फ बिहारी पढ़नी है। अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी निकली है विभाषा, और उसकी बोलियां कितनी हैं? 3। तो मित्रों ध्यान दीजिएगा, ये 5 तो इसमें से निकली हैं, 5 और 4 हो गई राजस्थानी की, 2 हो गई पहाड़ी की, और 3 बोलियां हो गई बिहारी की, और 3 बोलियां हो गई अर्धमागधी की, पूर्वी हिंदी की। कुल कितनी हुई? 17। इन 17 बोलियों का हमें अध्ययन करना है। अब इसका चरणबद्ध तरीके से क्रमिक विकास मैंने आपको बता दिया है कि किस तरह से। फिर से एक बार दोहरा देता हूँ, 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर 500 ईस्वी पूर्व तक संस्कृत भाषा बोली जाती रही थी। 500 ईस्वी पूर्व से 1वीं शताब्दी तक पाली भाषा बोली जाती रही थी। 1वीं से 500 शताब्दी तक, 500 वर्षों तक प्राकृत भाषा बोली जाती थी। प्राकृत के विभिन्न क्षेत्रीय रूप थे, और उन्हीं क्षेत्रीय रूपों से विभिन्न अपभ्रंशों का विकास हुआ। अपभ्रंश काल कब से कब तक रहा है? 500 से 1000 ईस्वी। इन्हीं अपभ्रंशों से कौन सी भाषा निकली है? हिंदी भाषा निकली है। अब आप बताएं, क्या संस्कृत अपभ्रंश भाषा की जननी है? क्या हिंदी संस्कृत से निकली हुई है? बिल्कुल नहीं है ऐसा। संस्कृत भाषा निरंतर लोग काम लेते रहे हैं, डेड नहीं हुई। व्याकरण थोड़ा बहुत मिलता है, और संस्कृत भाषा के शब्द जो हैं, शब्दकोश, वो हिंदी में काफ़ी हद तक ग्रहित है। इतना हम कह सकते हैं कि एक हिंदी ने संस्कृत से मदद खूब ली है, लेकिन जननी का मतलब ये हुआ संस्कृत से हिंदी पैदा नहीं हुई है। अब ये समझ लेने के बाद मित्रों हमें पढ़ना है प्रत्येक बोली के बारे में। प्रत्येक बोली की विशेषता क्या है, उसका नामकरण का आधार क्या है, उसका नाम, वो नाम क्यों मिला है, कौन से क्षेत्र में बोली जाती है, उस बोली पर कौन सी अन्य बोली का प्रभाव है। यहाँ से प्रश्न उठाए जाते हैं। जहाँ जहाँ मैं PDF में आपको बताता हूँ, नोट करते जाना। सबसे पहले हम पढ़ते हैं पश्चिमी हिंदी। हिंदी जिस भाषा धारा का नाम है, उसका प्राचीन रूप संस्कृत है, प्राचीनतम रूप संस्कृत है।
संस्कृत भाषा का काल 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। जहाँ जहाँ अंडरलाइन में कर रहा हूँ उसी बुक में कर लेना। 1000 वर्षों तक बोली जाती थी। इस काल में संस्कृत बोलचाल की भाषा थी, जैसे वर्तमान में हिंदी। बोलचाल की भाषा संस्कृत भाषा का ही मानक या परिनिष्ठित रूप है। उस काल में बोली संस्कृत जो है वो सीधी भाषा नहीं बन गई थी, कभी बोलचाल की थी, बोली थी, और फिर धीरे धीरे उपभाषा बनी और फिर भाषा का रूप धारण कर लिया और फिर वो परिनिष्ठित या मानक भाषा बन गई, यानी कि उसका व्याकरण निश्चित हो गया। उसके बाद उसमें कोई बदलाव नहीं है। इस काल में संस्कृत भाषा के 2 रूप मिलते हैं, ये प्रश्न पूछा जाता है, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। वैदिक जो वैदिक साहित्य में लिखा गया, वैदिक। लौकिक जो लोक में प्रचलित बोलियां थी, वो रूप आज भी हम देखेंगे। जैसे अवधी भाषा है, तुलसीदास ने भी अवधी लिखी है और मलिक मोहम्मद जायसी ने भी अवधी लिखी है। दोनों की अवधि में अंतर क्या है, ये प्रश्न पूछा गया है। तुलसीदास की अवधि जो साहित्यिक अवधि है और मलिक मोहम्मद जायसी की ठेठ अवधि है, यानी उसमें ग्रामीण भाषा के शब्द मिले हुए हैं। लोक का मतलब यही होता है। तो इसमें वैदिक वांग्मय की रचना हुई, इसमें कालिदास, अश्वघोष, व्यास, माघ, वाल्मीकि आदि की रचनाएं लिखी। वाल्मीकि, ध्यान करना मित्रों, रामायण कब लिखी गई थी प्रश्न मैंने आपको पहले किया था। ईसा मसीह के जन्म से 300 वर्ष पहले से लेकर के और 1200 वर्ष पहले तक, ये बीच का जो कालखंड है, इसमें किसी भी समय रामायण लिखी गई थी। वाल्मीकि नाम है, इसी समय लिखी गई थी। भाषा के मानक या परिनिष्ठित होने का अभिप्राय है भाषा के प्रयोग का क्षेत्र अत्यधिक विस्तृत हो जाना। बोली किस लिए बोली है और भाषा किस लिए भाषा है, क्षेत्र के आधार पर। एक सीमित, जैसे व्यक्ति बोली होती है, मैं मेरी बोली बोल रहा हूँ, मेरे क्षेत्र की बोली बोल रहा हूँ। मेरी बोली व्यक्ति बोली इसलिए कहलाई क्योंकि मेरी बोली में कुछ शब्द ऐसे हैं जो सिर्फ मैं ही काम में लेता हूँ, दूसरे नहीं लेते। व्यक्ति बोली हो गई। मेरे क्षेत्र में जो बोली जाती है 2, 5, 10 गाँव के बीच में, ये बोली हो गई। ये जब 20, 25, 30, 40, 50 गाँव के में बोली जाने लग जाएगी तब ये विभाषा कहलाने लग जाएगी। और जब इसका एरिया और बड़ा हो जाएगा, स्टेट तक फैल जाएगा, 1-2 स्टेट तक, तो ये भाषा बन जाएगी। क्या कहते हैं? अत्यधिक विस्तृत हो जाना वह एक आदर्श रूप ग्रहण कर लेती है। इस काल के अंत तक मानक भाषा तो एक थी, किंतु क्षेत्रीय बोलियों की संख्या 3 हो गई, पूर्वी, मध्य देशी और पश्चिमोत्तरी। यहाँ से प्रश्न आता है, संस्कृत काल में क्षेत्रीय बोलियां कितनी थी? 3, पूर्वी, मध्य देशी और पश्चिमोत्तरी। संस्कृत कालीन कालखंड में निरंतर विकसित होते होते बोलचाल की भाषा निरंतर विकसित होती रही और 500 ईस्वी के पश्चात काफी बदल गई। इस परिवर्तित रूप को पाली की संज्ञा दी गई। पाली भाषा का समय 500 ईस्वी से पहली शताब्दी तक रहा है, मैंने अभी आपको बताया था। इस बोलचाल की भाषा का मानक रूप, ये बोलचाल की भाषा थी पाली शुरुआत में, फिर धीरे धीरे उपभाषा और भाषा बन के फिर मानक रूप धारण कर लिया, बौद्ध ग्रंथों में फिक्स हो गई। उसके बाद उसमें कोई परिवर्तन नहीं है, लेकिन उसके समानांतर बोलियां फिर आगे बढ़ती रही। इसके 4 रूप थे, ये नोट कर लो, ये प्रश्न बनता है। पूर्वी, मध्य देशी और पश्चिमोत्तरी और दक्षिणी, 4 रूप थे इसके। संस्कृत के 3 थे, इसमें एक दक्षिणी और जुड़ गया, 4 रूप थे। क्षेत्रीय रूप कितने थे? क्षेत्रीय बोलियों की संख्या 4 हो गई थी और यही तो बोलियां आगे चल करके फिर भाषा बनी है। प्राकृत प्रथम
ईस्वी तक आते आते ये भाषा और परिवर्तित हो गई। प्रथम शताब्दी से 500 ईस्वी तक की अवधि में इसे प्राकृत नाम दिया गया। इस कालावधि में क्षेत्रीय बोलियां कई थी। संस्कृत काल में 3 थी और पाली में कितनी थी? 4 थी। और अपभ्रंश प्राकृत काल में कई थी, लेकिन उसमें मुख्य यही हैं जिनको हमें पढ़ना है। शौरसैनी, पैशाची, महाराष्ट्री, मागधी और अर्धमागधी। प्राकृतों से विभिन्न क्षेत्रीय अपभ्रंशों का विकास हुआ। अपभ्रंश भाषा का समय 500 से 1000 ईस्वी तक रहा है। आज के प्राप्त अपभ्रंश साहित्य में मुख्यतः पश्चिमी और पूर्वी 2 ही भाषा रूप मिलते हैं, ऐसा भाषा विज्ञान मानता है। अब जो मैंने आपको बताया था उस पर ध्यान दीजिएगा। आधुनिक आर्य भाषाओं का जन्म अपभ्रंश के विभिन्न क्षेत्रीय रूपों से इस प्रकार हुआ है। ये आपको कंठस्थ होना चाहिए, तो ही आप उत्तर दे पाएंगे। थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ इसको। जो मैंने आपको लिखाया था वही है। शौरसैनी अपभ्रंश याद रहना चाहिए। शौरसैनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी निकली है। फिर हमें याद रहना चाहिए पश्चिमी हिंदी जो है इससे 5 बोलियां निकली हैं। खड़ी बोली ब्रजभाषा, बांगरू, बुंदेली और कन्नौजी। राजस्थानी से 4 निकली हैं। पहाड़ी से 4 निकली हैं। गुजराती हमें नहीं पढ़नी क्योंकि हिंदी में शामिल ही नहीं है। ब्राह्मण अपभ्रंश से सिंधी निकली। याद हमें रहना चाहिए ये वाला चार्ट, प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। लेकिन बोलियां सिर्फ यही पढ़नी। मागधी अपभ्रंश की सिर्फ और सिर्फ बिहारी की बोलियां पढ़नी, भोजपुरी, मगही और मैथिली। अर्धमागलीपुर, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी 3 बोलियां पढ़नी। लहंदा पंजाबी हमें नहीं पढ़नी क्योंकि हिंदी में शामिल नहीं। मराठी भी हमें नहीं पढ़नी। तो पढ़ना क्या है फिर? शौरसैनी अपभ्रंश, मागधी और अर्धमागधी। शौरसैनी अपभ्रंश में सिर्फ 3 पढ़नी है, 1, 2 और 3। मागधी में सिर्फ 1 बिहारी पढ़नी है। इसी में प्रश्न आते हैं। पूर्वी हिंदी, इसकी 3 बोलियां हैं, सिर्फ पूर्वी हिंदी पढ़नी है, इतना ही पढ़ना है। इसी में से प्रश्न आते हैं। इनमें से ही 17 बोलियां निकली हुई हैं। हिंदी भाषा का उद्भव शौरसैनी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश और अर्धमागधी अपभ्रंश से निकला है। तो 3 अपभ्रंश से निकली हुई बोलियां ही हमें पढ़नी है मित्रों। ये किस प्रांत में कितनी % लोग बोलते हैं, ये तो मैंने ऐसे ही एक जानकारी के लिए डाल दिया। बाकी कभी प्रश्न इस तरह का नहीं आया आज तक। ये बेसिक जानकारी के लिए डाला था ये। अब इसके बाद जो है 3 चार्ट बताए मैंने। एक सबसे पहले वाला, एक अभी जो बताया ये, और तीसरा ये है जो आपको यदि तैयार होता है तो आप उत्तर दे पाएंगे। बहुत ज़रूरी है। जब मैं याद कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हैं। बहुत सिंपल सा है। अब ये तो है कि थोड़ा बहुत दिमाग तो लगाना पड़ता है, थोड़ा बहुत परिश्रम तो करना पड़ता है। मैंने आपको क्या बताया था? पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी। 3 पहले बताए थे, पूर्वी हिंदी और बिहारी। ये जो हैं ये उपभाषाएं हैं। उपभाषाओं की संख्या कितनी है? 5 है जो याद रखने की। पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी, बिहारी और पूर्वी हिंदी। 5 उपभाषाएं और बोलियां कितनी हैं? 17। कौन सी बोली कौन सी भाषा से कनेक्टेड है ये हमें याद रखना, ये बहुत जरूरी है। पूर्वी हिंदी, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। पूर्वी हिंदी उपभाषा है। भाषा तो क्या है? सबकी हिंदी। हिंदी भाषा में उपभाषाएं कितनी हैं? 5। और प्रत्येक उपभाषा की बोलियां कितनी हैं वो आगे लिखी हुई है। पश्चिमी हिंदी 5, बिहारी 3 और पूर्वी हिंदी 3।
पहाड़ी 3 है, लेकिन 2 काउंट करते हैं, मध्यवर्ती को कई विद्वान नहीं मानते। तो ये जो 5 उपभाषाओं के नाम आपको कंठस्थ होने चाहिए और प्रत्येक उपभाषा से कौन कौन सी बोली निकली है ये आपको कंठस्थ होना चाहिए। इतना चार्ट आपको याद रहना चाहिए। अब इसके बाद जो हम पढ़ेंगे, ये कंठस्थ करने के बाद फिर हम पढ़ेंगे, जैसे सबसे पहले पढ़ेंगे हम अवधी भाषा। अवधी भाषा में से कौन कौन से प्रश्न आते हैं, कहाँ कहाँ से प्रश्न उठाए जा सकते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। जैसे सीधा सा है कि उत्तराखंडी किस अन्य भाषा का नाम है? 17 बोलियां हैं, किसमें अन्य का नाम? वैश्यवाड़ी किसे कहते हैं? कौन सी बोली का अन्य नाम वैश्यवाड़ी? तो हमें अवधी पढ़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा इसको कहा जाता है। ऐसे ही करके हमने एक एक छोटे छोटे चैप्टर हैं, 17 बोलियां पढ़नी है। लेकिन अब तक जो हमने पढ़ा है वो ये ज़रूरी है कि इसका संबंध कहाँ से जुड़ता है। जैसे अवधी पढ़ रहे हैं हम, अवधी का संबंध किससे जुड़ रहा है? पूर्वी हिंदी से। पूर्वी हिंदी से निकली है। पूर्वी हिंदी कहाँ से आई है? अर्धमागधी अपभ्रंश से। अर्धमागधी अपभ्रंश कहाँ से आई? प्राकृत। प्राकृत के अर्धमागधी से, अर्धमागधी प्राकृत और अर्धमागधी प्राकृत से फिर अर्धमागधी अपभ्रंश और फिर उसके बाद अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी और पूर्वी हिंदी से कौन सी बोलियां निकली हैं? 3, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। प्रत्येक बोली का हमें, जैसे खड़ी बोली है, खड़ी बोली किसकी कौन सी उपभाषा से संबंध है? पश्चिमी हिंदी से। पश्चिमी हिंदी कौन से अपभ्रंश से जुड़ी हुई है? शौरसेनी अपभ्रंश से जुड़ी है। इस प्रकार का इनका जो आपस का कनेक्शन है ये हमें टिप्स पे तैयार होना चाहिए, फिर आगे वाले में कोई मुश्किल है ही नहीं। तो मित्रों, इससे नेक्स्ट जो है वो हम पढ़ते हैं बोलियाँ, प्रत्येक बोली और प्रत्येक बोली की विशेषताएं, कौन कौन सी विशेषताएं हैं, कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं। और फिर उसके बाद जितने भी आपको मैंने अंडरलाइन करवाए हैं कि ये पढ़ने लायक है, याद करने लायक है, इस पूरे चैप्टर से संबंधित 100 के करीब प्रश्न हैं। और वो प्रश्न यदि आप याद कर लेते हैं तो कोई भी अतिरिक्त प्रश्न बना ही नहीं सकता उसमें कोई। यदि वो 100 आपने तैयार कर लिए प्रश्न, और ये जो पढ़ाया है इसको थोड़ा पढ़ना पड़ता है, नहीं तो फिर वो रटना होता है, इसको समझ करके और फिर वो प्रश्न याद कर लेना। सो उसके अतिरिक्त कोई प्रश्न ऐसा नहीं है जो उससे हट करके आ जाए। तो मित्रों, आज की क्लास यहीं तक, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।